नमस्कारम। हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है रीतिकाल का नामकरण और ये टॉपिक हिंदी साहित्य के बीए सेकेंड ईयर प्रश्न पत्र प्रथम से संबंधित है। तो आज हम रीतिकाल का नामकरण इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। हिंदी साहित्य में जो उत्तर मध्य काल है, जिसका काल लगभग 1650 ईस्वी सन से 1850 या विक्रमी संवत 1600 से विक्रमी संवत 1900 के बीच माना गया है, इस काल के नामकरण की दृष्टि से विद्वानों में पर्याप्त मतभेद का विषय रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि हिंदी साहित्य का जो उत्तर मध्य काल है, उसका नामकरण कविता की जो प्रवृत्ति है उसके आधार पर क्या हो, इसके संबंध में विभिन्न साहित्य इतिहासकारों में पर्याप्त मतभेद रहा है और विभिन्न साहित्य इतिहासकारों ने अपने इतिहास बोध का प्रयोग करते हुए उसका अलग अलग नामकरण किया है। उदाहरण के लिए मिश्र बंधु ने इसे अलंकृत काल का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल का है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल का है, रमाशंकर शुक्ल रसाल और भगीरथ मिश्र ने इसे कला काल का है। अब हम एक एक करके इन सभी का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि कौन सा नामकरण सबसे अधिक उचित है। सबसे पहले आता है अलंकृत काल। यह नाम रखा हुआ है मिश्र बंधुओं का और इस नामकरण का आधार है इस काल की जो कविता है उनमें अलंकारों का प्रचुर मात्राओं में प्रयोग। किंतु वास्तव में देखा जाए तो अलंकृत काल को उत्तर मध्य काल के नाम के रूप में स्वीकृति देना कठिन प्रतीत होता है। पहली बात तो यह है कि यह कविता केवल अलंकृत ही नहीं बल्कि अलंकार से इतर अन्य काव्यांग जैसे रस, ध्वनि, वक्रोक्ति, नायक नायिका भेद आदि को भी इस काव्य में यथोचित स्थान प्राप्त करती है या हुआ है या उनका समावेश हुआ है। कवियों ने अलंकारों से अधिक ध्यान रस पर दिया है और इसके अतिरिक्त अलंकृत काल नामकरण इस युग की कविता को चाहे व्यक्त कर दे, लक्षण ग्रंथों को नहीं समेट पाता। लक्षण ग्रंथों को नाम से बाहर रखकर सम्यक नामकरण नहीं हो सकता, क्योंकि यह इस काल की बहुत महत्वपूर्ण तथा व्यावर्तक प्रवृत्ति है। कहने का तात्पर्य यह है कि अलंकृत काल सिर्फ अलंकार का द्योतक है और इस युग में जो भी कविताएं लिखी गई थी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अलंकारों का ही प्रयोग नहीं किया, अपितु विभिन्न काव्य अंगों जैसे रस, ध्वनि, शब्द शक्ति, वक्रोक्ति, नायक नायिका भेद इत्यादि का प्रयोग किया था। इसलिए सिर्फ अलंकृत काल में पूरा का पूरा साहित्य नहीं आ सकता। इसलिए जो मिश्र बंधुओं ने इसका नामकरण दिया है अलंकृत काल, वह अपर्याप्त है। अगला है श्रृंगार काल। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल कहा है और इसका कारण यह है कि इस युग में श्रृंगार से ओत-प्रोत रचनाओं की अधिकता मिलती है। रस का प्रमुखत्व और अन्य काव्यांगों पर रहा है और श्रृंगार रसों पर मिश्र जी ने इसके नाम के पीछे यह तर्क दिया है कि शुक्ल जी द्वारा दिए गए नाम रीतिकाल में घनानंद, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव, आलम आदि महत्वपूर्ण कवि नहीं आते और इस दृष्टि से श्रृंगार काल नाम अधिक बेहतर है, क्योंकि श्रृंगार की प्रवृत्ति प्राय हर कवि में मुख्य या गौण रूप से मिलती है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का इस संबंध में कहना है कि जो शुक्ल जी द्वारा रीतिकाल का नाम दिया गया था उसमें जो रीति मुक्त कवि है, जिन्होंने रीति का अनुसरण नहीं किया, जैसे घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, द्विजदेव, ठीक है, वहाँ रीति का नाम उपयुक्त नहीं बैठता। और चूंकि
श्रृंगार सभी कवियों में कम या ज़्यादा विद्यमान है, तो इस काल को श्रृंगार काल कहना अधिक श्रेष्ठ रहेगा। दरअसल इस नाम को स्वीकार करने में कुछ आपत्तियां हैं। यद्यपि आचार्य शुक्ल ने भी माना है कि प्रवृत्ति और विषय वस्तु के धरातल पर यदि इसे कोई श्रृंगार काल कहना चाहे तो कह सकता है, तथापि इस नामकरण में कुछ ऐसे दोष मौजूद है जो इस पर सहमति कायम नहीं होने देती। मतलब वैसे तो आचार्य हजारी प्रसाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम रीतिकाल दिया, ठीक है, और रीतिकाल का नाम दिया, और रीतिकाल के साथ साथ आचार्य शुक्ल ने यह भी कहा कि कोई कहे तो इस काल को श्रृंगार काल भी कह सकता है। पहली समस्या यह है, अगर हम देखें तो इसमें पहली समस्या यह है कि इस युग की अधिकांश रचनाएं श्रृंगारिक तो है, किंतु ये भाव कवियों का मूल भाव नहीं है, ठीक है। ये दरबार की इच्छा के सामने ओढ़ा गया भाव है। कवियों की मूल दृष्टि रही है आश्रयदाता को प्रसन्न करने की, इसलिए अपनी आधारभूत चेतना में ये कविता दरबारी रही है। यही कारण है कि कई कवि श्रृंगारिक रचना करके भी अपने कर्म की सार्थकता महसूस नहीं कर पा रहे हैं। भिखारीदास कहते हैं, आगे के सुकवि रिझहि तो कविताई, मैं तो राधिका कनाई सुमिरन को भानु है। इससे स्पष्ट है कि ये कवि इस प्रकार के श्रृंगारिक काव्य को काव्य कहने में संकोच महसूस करते थे। गोप, रस रूप और सेवादास आदि कवियों का अपने लक्षण ग्रंथों में श्रृंगार का बहिष्कार इसी बात को प्रमाणित करता है। और श्रृंगार काल नाम स्वीकार नहीं करने के पीछे दूसरी बात यह है कि इस युग के अधिकांश कवियों की प्रवृत्ति श्रृंगारिक थी, किंतु ऐसे कई काव्य हैं जो इस नामकरण के अंतर्गत नहीं आ पाते। कई कवियों ने भक्ति, वीरता और नीति आदि विषयों पर रचनाएं की है। इसके अतिरिक्त लक्षण ग्रंथ जो इस काव्य का सबसे महत्वपूर्ण और विशिष्ट विशेषताएं हैं, इसमें समाविष्ट नहीं हो पाती। अतः इस काव्य में अव्याप्ति दोष है। अव्याप्ति दोष का मतलब है जो पूरे काव्यांग है या जो भी कविताएं रची गई उन सब की विशेषताएं इसमें समाहित नहीं होती। मिश्र जी ने यह तर्क दिया था कि रीतिकाल नामकरण में ठाकुर, बोधा, आलम, द्विज आदि कवि नहीं आ पाते, ठीक है। उनका यह तर्क भी खंडित हो जाता है। यदि शुक्ल जी को इन कवियों के लिए फुटकर खाता खोलना पड़ा है, तो मिश्र जी को भी श्रृंगार काल नामकरण के अंतर्गत भूषण आदि कवियों के लिए फुटकर खाता खोलना पड़ेगा, क्योंकि भूषण तो वीर रस के कवि है। श्रृंगार काल नाम स्वीकार कर लेने पर भी मिश्र जी रीति शब्द से मुक्त नहीं हो पाते। अगला जो महत्वपूर्ण नाम है वह है कलाकाल। मतलब रीतिकाल का जो कलाकाल नामकरण किसने किया था? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल और भगीरथ मिश्र ने इस काल को कलाकाल कहा है। और इसके पीछे तर्क यह है कि इस काल की कविता ने कला को केंद्र में रखा है, कथ्य को नहीं। दूसरी बात यह है कि इस काल में कविता किसी गहरे दायित्व बोध या काव्यत्व के प्रति निष्ठा के भाव से नहीं लिखी गई, बल्कि यह कला के रूप में लिखी गई है। इस पर हम विचार करें तो पाते हैं कि यह नाम एक हद तक तो ठीक है, और ये सही है कि इस युग में दरबारी माहौल में जहाँ कविता का उद्देश्य वाही वाही लूट कर अंततः अर्थ ही प्राप्ति था, मतलब पैसे की प्राप्ति था, कविता को एक कलाकारी के रूप में देखा गया। किंतु यह भी सही है कि इस काल के कई कवियों को यह नाम समेट नहीं पाता। भक्तिपरक, वीरतापरक और नीतिपरक साहित्य लिखने वाले कवियों के लिए यह बात सही नहीं है। इसके अतिरिक्त रीति मुक्त कहे जाने वाले कवियों में जिसमें ठाकुर, बोधा, आलम आते हैं के संबंध में बात एकदम गलत है कि कवि क्रम गलत है, क्योंकि ये कवि क्रम में गहरे दायित्व बोध की स्थापना करने वाले कवि है और कविता को केवल कलाकारी समझने का विरोध करते हैं। इस संबंध में हम ये कह सकते हैं कि कलाकाल है वो नाम रीतिकाल के लिए पर्याप्त नहीं है। अब है रीतिकाल।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल के लिए रीतिकाल नामकरण दिए है। संभवतः शुक्ल जी को इस नामकरण की प्रेरणा ग्रियर्सन से मिली है। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में ग्रियर्सन ने इस युग को रीतिकाल कहा है। और रीति शब्द से यह प्रश्न उठता है कि क्या इसका संबंध रीति संप्रदाय से है। आचार्यों ने रीति को विशिष्ट पद रचना कहा है। जाहिर है हिंदी में रीति शब्द इस अर्थ में ग्रहण नहीं किया गया है। यह संस्कृत के काव्य शास्त्रों के बहुत कुछ समानार्थी कहा जा सकता है, क्योंकि संस्कृत की काव्य शास्त्र की इसमें भी काव्य रचना के विविध उपकरणों की परिभाषा और व्याख्या होती है। संस्कृत के पूर्ववर्ती काव्य शास्त्रों में रसादि की व्याख्या आचार्यों द्वारा की जाती है और उसके पुष्टि उदाहरण विभिन्न कवियों की रचनाओं से गृहीत होते हैं। किंतु संस्कृत के जो प्रवृत्ति आचार्य थे, जैसे आचार्य अप्पे दीक्षित ने अपने अलंकार ग्रंथों में स्वरचित लक्षण उदाहरण ही रखे, और हिंदी के रीति ग्रंथों में इन्हीं प्रवृत्ति अलंकार ग्रंथों का अनुकरण दिखाई देता है। अतः स्पष्ट है कि रीति शब्द का रीति संप्रदाय से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार रीति शब्द को इसी रूढ़ अर्थ में ग्रहण करते हुए कह सकते हैं कि रीति काव्य वह काव्य है जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को ध्यान में रखकर की गई है। और हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल में अनेक कवियों ने संस्कृत काव्य शास्त्र के नियमों की जो बंदी बंधाई परिपाटी थी, जैसे कुल्यानंद है जो संस्कृत के ग्रंथ है, उनको आधार मानकर विभिन्न काव्यांगों के आधार पर लक्षण ग्रंथ परंपरा का पालन करते हुए काव्य रचना की थी, उसको रीतिकाल की संज्ञा दी गई है। ठीक है। कुल मिलाकर आचार्य शुक्ल का यह मानना था कि उत्तर मध्यकाल, ठीक है, का जो काल है, जो विक्रमी संवत 1700 विक्रमी संवत 1900 के बीच है, ठीक है, इसमें जितना भी साहित्य रचा गया, जितनी भी कविता रची गई थी, वो एक विशेष नियमों में बंधी हुई रचनाएं हैं। वो नियम कौन से है कि कोई भी कविता में जो रची गई है उसमें काव्यांगों का विवरण है, जैसे अलंकार, रस, ध्वनि, वक्रोक्ति, नायक नायिका भेद इत्यादि। और दूसरी बात, उसमें जो संस्कृत के जो काव्यांग ग्रंथ है उनका अनुकरण किया गया है ब्रज भाषा में। अर्थात कुछ संस्कृत के जैसे कुल्यानंद है, अलंकार ग्रंथ है, रीति ग्रंथ है, ठीक है, उनका सरल अनुवाद करके कविता की रचना की गई है। और इन 200 सालों में जो कविता में साहित्य मिलता है वो इसी प्रवृत्ति का, या यूं कह सकते हैं कि इन्हीं नियमों में बंधा हुआ काव्य मिलता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको रीतिकाल नाम दिया। निष्कर्ष क्या है अब? जहाँ तक इस युग के नामकरण का सवाल है, यह सहज रूप से कहा जा सकता है कि रीतिकाल सर्वश्रेष्ठ नामकरण है। ठीक है। इसका पहला कारण यह है कि इस युग में अधिकांश तय कवियों की लक्षण ग्रंथ रचना की प्रवृत्ति थी, और इन कवियों ने आमतौर पर लक्षण को संस्कृत काव्य शास्त्र से लिया और अपनी काव्यगत भाषा में पहले लक्षणों को और फिर उसके अनुरूप स्वरचित काव्य उदाहरण को प्रस्तुत किया। मतीराम, भूपति आदि ऐसे कवि है जिन्होंने काव्य शास्त्र के किसी अंग पर कुछ न कुछ लिखा भी है। इसके अतिरिक्त बिहारी जैसे जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, उनके पद भी स्पष्टतः काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों को ध्यान में रखकर उसके अनुरूप ही लिखे गए हैं। ये हम पढ़ चुके हैं कि जो रीति साहित्य है वह 3 प्रकार का है: रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। रीतिबद्ध में जिन कवियों ने रचना की है उन्होंने लक्षण ग्रंथ परंपरा का उदाहरण लिए। उन्होंने एक काव्य शास्त्रीय लक्षण उठाया, फिर उसके अनुरूप उदाहरण दिया। ठीक है। और दूसरा हुआ रीतिसिद्ध। रीतिसिद्ध ने हालांकि इस प्रकार के लक्षण ग्रंथ परंपरा का तो पालन नहीं किया, लेकिन इनका पद अपने आप में ही रीति काव्य है, अपने आप में ही काव्यांग का निरूपण
हो जाता है, जिसमें किसी उदाहरण की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा है रीतिमुक्त। रीतिमुक्त में वो कवि आते हैं जिन्होंने रीति के नियमों का पालन नहीं किया और अपनी स्वच्छंद या यूं कहे कि अपने की हृदय की अनुभूतियों का उद्घाटन किया और उनकी कविता सहज रूप से आई है, सजग रूप से नहीं। ठीक है। तो दूसरा कारण यह है कि इस युग के कवि काव्यांग चर्चा में उसी प्रकार का गौरव अनुभव करते थे जिस प्रकार ब्रह्म विषयक चर्चा भक्ति काल में जन साधारण के लिए गौरव की बात बन गई थी। जिस प्रकार भक्ति काल में जो ब्रह्म विषयक विषय थे, ठीक है, ब्रह्म क्या है, उसको कैसे पाया जा सकता है, ठीक है, वो निर्गुण है सगुण है, जो मतलब चर्चा होती थी एक प्रकार के ज्ञान की चर्चा। तो रीति काल में आज ये चर्चा होने लगी कि कौन से कवि ने अलंकार का प्रयोग किया है, बहुत अच्छा, कौन से कवि ने रस का प्रयोग किया है, कौन से कवि ने ध्वनि का प्रयोग किया है। जो काव्यांग की केमिस्ट्री चलती थी इस युग में वो महत्वपूर्ण थी। ठीक है, मतलब उनका कला पक्ष महत्वपूर्ण था, कंटेंट इतना महत्वपूर्ण नहीं था, हम यूं कह सकते हैं। तो ये क्या है, कवि अपने गौरव का अनुभव करते थे। ठीक है, और इसका निर्माण दूसरों को काव्य रचना पद्धति ज्ञान कराने के लिए भी कर रहे थे। और ऐसे कवियों में चिंतामणि, भिखारीदास, कुलपति, रसलीन, जसवीन सिंह प्रमुख थे। ठीक है, और दूसरा ये जो काव्यांगों की रचना कर रहे थे इनके दो काम थे। एक तो राज दरबारों में जो लोग थे उनका मनोरंजन करना, दूसरा उनको काव्यांगों से परिचित करना, मतलब उनको सिखाना। रीतिकाल अभिधान को स्वीकार कर लेने से यह सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसकी परिधि में केवल वे लक्षण ग्रंथ ही नहीं आते जो श्रृंगारिक रचनाओं से युक्त है, अपितु वे ग्रंथ भी इसकी परिसीमा के अंदर आ जाते हैं जो अन्य रसों में काव्यांग विवेचन के निमित्त रचे गए हैं। मतलब रीतिकाल एक बड़ी विशेषता है और इसकी छत्र छाया में सभी प्रकार की कविताएं, चाहे वो रस की हो चाहे अन्य काव्यांग विवेचन की हो, इसके अंतर्गत आ जाती है। अब यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि रीतिकाल संज्ञा भी अपने आप में व्यापक नहीं है, क्योंकि घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर आदि के कवि इसके अंतर्गत नहीं आ पाते, जिन्होंने अपने काव्यांग ग्रंथों की रचना न तो काव्यांगों के विवेचन के लिए की है और न ही उन पर काव्य शास्त्र का प्रभाव रहा है। यदि कुछ कवियों को फुटकल खाते में डालना ही है तो श्रृंगार काल कहने में क्या समस्या है। तो हम वस्तुतः मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि रीतिकाल नाम रख भी दिया, लेकिन घनानंद, आलम, बोधा जो रीति मुक्त कवि थे वो तो इसके अंदर आते नहीं, तो इसको श्रृंगार काल रखने में क्या दिक्कत थी। तो इसका उत्तर यह है कि वस्तुतः कोई भी युग किसी एक प्रवृत्ति का युग नहीं होता, अधिक से अधिक उसमें एक व्यापक और केंद्रीय प्रवृत्ति हो सकती है और शेष गौण प्रवृत्तियाँ। अतः कोई भी नामकरण पूर्ण तो नहीं हो सकता, पर हमें यह देखना है कि रीतिकाल और श्रृंगार काल इन दो नामकरणों में कौन सा नामकरण अधिक व्यापक है। स्वाभाविक रूप से इसमें रीतिकाल नामकरण अधिक व्यापक है, क्योंकि श्रृंगार को रीति का एक भाग मानकर रीति में समेटा जा सकता है, पर श्रृंगार काल में रीति को नहीं समेटा जा सकता। और आचार्य शुक्ल काल ने इसे श्रृंगार काल मानते हुए भी रीतिकाल इसलिए कहा कि प्रत्येक कवि द्वारा इसमें श्रृंगार को न्यूनाधिक रूप से ग्रहण किया जाना भी एक विशेष प्रकार की जो पद्धति है वह तो रीति ही है। अतः इस काल को रीतिकाल कहना उचित है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो श्रृंगार, इन कविताओं की दो विशेषता आती है, श्रृंगार और रीतिकाल। ठीक है, और श्रृंगार है वह खुद रीतिकाल के अंदर समाहित हो सकता है, तो इस काल को हम रीतिकाल कह सकते हैं और इस दृष्टि से रीतिकाल कहना सबसे उचित है। तो ये जो विभिन्न इतिहासकारों के मत थे रीतिकाल के नामकरण पर, उनको आज हमने डिस्कस किए हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।